हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईसी बोर्ड का जो है सोशल साइंस चैप्टर 24 है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेशनल इंटीग्रेशंस एंड सेक्युलरिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता के बारे में हम विशेष तौर पे यहाँ पर चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईसी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। इवन कि जो बच्चे कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि विस्तारपूर्वक समझेंगे तो उनको काफ़ी जो है एमसीक्यू में हेल्प ये दे सकता है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईसी सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। हमारे समक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर आया है, राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता। ये चैप्टर बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये जरूरी भी है, और इसमें हम राष्ट्रीय एकीकरण तथा पंथ निरपेक्षता के विषय में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। इसी के अंतर्गत हमारा पहला टॉपिक जो आया है, राष्ट्रीय समकालन अर्थ एवं महत्व। देखिए, राष्ट्रीय समकालन का अर्थ जानना बहुत जरूरी है कि राष्ट्रीय एकीकरण का आखिर मतलब क्या होता है। तो ये जानने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि आखिर राष्ट्रीयकरण होती क्या है। राष्ट्रीय समकालन का चर्चा करने से पहले इसका अर्थ समझ लेना बेहतर होगा, तभी जो हम आगे इसको विस्तारपूर्वक समझ सकेंगे। इस पद में दो अर्थ है। राष्ट्र एक ऐसे देश को कहते हैं जहाँ की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संरचनाकृत होती हो। यानी देखा जाए तो राष्ट्र एक ऐसा देश होता है जहाँ पर सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक संरचना पाई जाती है, और वहाँ के लोगों में सामान्य इतिहास, सामान्य संस्कृति और मूल्य पर आधारित एकत्र भावना होती है। यानी लोगों में भी ऐतिहासिक तौर पर संस्कृति, मूल्य पर आधारित भावनाएं होती है। यही भावना लोगों को एक राष्ट्र के रूप में एक साथ लाती है। यानी देखा जाए तो हम भारत के हैं और हमें भारत का ही है, इसको साबित करने के लिए हमें भारत के प्रति सदैव ही जो है अपनी वफादारी, अपनी ईमानदारी का जो है सबूत देना पड़ेगा, और ऐसे कोई भी गलत कार्य नहीं उठाना पड़ेगा जो भारत के जो है गरिमा पर ठेस पहुँचे। तब पता लगता है कि आप राष्ट्र के रूप में जो है चल रहे हो। सामान्य अर्थ में इसी भावना को राष्ट्रीय समकालन कहते हैं। यानी राष्ट्र के प्रति जो आपके भावना है वो ही राष्ट्रीय समकालन कहलाता है। कहते हैं बहुत से व्यक्ति जो थे आज़ादी में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए, क्योंकि वो राष्ट्र को समझ गए थे और उन्होंने जान गए थे कि भारत एक है और हम सबको मिलके जो है राष्ट्र के प्रति बलिदान देने को तैयार रहना चाहिए। तो ये राष्ट्र समकालन कहलाता है। राष्ट्रीय समकालन देश के नागरिकों में एक सामूहिक पहचान का बोध कराता है। यानी राष्ट्रीय समकालन का अर्थ ही यही होता है कि हम सब एक हैं, और इसमें एकता की पहचान हमें कराता है। और इसका अर्थ यही है कि नागरिक विभिन्न समुदाय के हैं और उनकी जातियाँ भिन्न भिन्न हैं, उनका धर्म और उनकी संस्कृति भी अलग अलग है, और वो अलग क्षेत्रों में रहते हैं तथा विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, लेकिन वह सभी तरह से दिल से स्वीकार करते हैं कि वे एक है। और एक किस कारण से? क्योंकि उनका राष्ट्र एक है। भारत राष्ट्र सभी भाषा, धर्म, जाति, संस्कृति से अलग है, क्योंकि हम भारत के निवासी हैं। इस तरह राष्ट्रीय समकालन का मजबूत एवं प्रगतिशील राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं जिस दिन लोगों के में भाषा के अंतर्गत, धर्म के अंतर्गत, जातियों के अंतर्गत अलग भेदभाव पैदा हो गया, उस दिन भारत का जो है विखंडन हो जाएगा। लेकिन कभी भी ये नहीं चाहिए कि सभी लोग जो है अलग अलग धर्मों का जो है अनुसरण करने लग जाए, प्रचार करने लग जाए हद से अधिक, और देश की महत्ता को खो दे।
कहते देश हमारा एक है, हम सब एक है। बेशकली हमारे भाषा अलग अलग है, संस्कृति अलग अलग है, ठीक है, जातियाँ अलग अलग है, इवन कि हम क्षेत्रों में भी अलग निवास करते हैं, लेकिन फिर भी हम सब जो है भारत के निवासी हैं। और यही हमें राष्ट्रीय समीकरण का जो है अर्थ को विशेष तौर से समझाने का यहाँ किया गया है। इस बात से आप अवश्य ही परिचित होंगे कि भारत महाविविधताओं वाला देश है। भारत की विविधता इतनी अधिक है जिसकी आप वर्णन भी करना आपके लिए संभव नहीं है। ये विभिन्न जो है प्रजातियाँ, समुदाय, जातियों के लोग रहते हैं और वो विभिन्न जो है भौगोलिक क्षेत्रों में भी रहते हैं तथा अलग अलग भाषा भी बोलते हैं। वो विभिन्न धर्मों में विश्वास भी करते हैं तथा उनका आचरण भी करते हैं। उनके जीवन शैली में भी काफ़ी विविधता देखी जा सकती है, किंतु इस व्यापक विविधता के बावजूद सभी भारतीय हैं और तथा वैसा ही अनुभव करते हैं कि हम सब भारतीय हैं और ये हमारा अनुभव है और ये हमारी पहचान है। हम कहीं भी चले जाएं तो हमारा पहचान भाषा से नहीं होगा, हमारी जाति से नहीं होगा। हमें कहीं भी जो लोग करेंगे विश्व में पहचान तो वो हमें इंडियन कह के ही बुलाएंगे या भारतवासी ही कहेंगे। उस समय जाति का कोई महत्व नहीं रह जाता है, कोई भी धर्म का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि हम भारतवासी हैं। उनके अनेक धार्मिक पहचान हो सकती है, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध, फारसी। देखिए भारत में धर्म कई हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी। धर्मों की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी पहचान एक है। और देखा जाए तो उनकी पहचान पंजाबी, तमिल, मलयाली, बंगाली, मणिपुरी रूप में अथवा दक्षिण उत्तर पूर्वी भारत के रूप में भी हो सकता है, किंतु उनकी जो पहचान देखा गया है, जो सर्वोपरि है, वो है राष्ट्रीय पहचान भारत इंडियन। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी धर्म से बिलोंग करते हों, कोई भी क्षेत्र से बिलोंग करते हों, लेकिन हमारा राष्ट्रीय एक है और ये सबसे अलग है, इसलिए हम सब भारतीय हैं। तभी कहा जा सकता है कि भारत की जो है महाविविधताओं वाला देश है और सदैव हमारा भारत इसी प्रकार चलता आ रहा है। लेकिन कहते हैं कभी कभी जो हम में कुछ गलतफहमियां हो जाती है और कुछ गलत लोगों के जो है मकसद पूरा हो जाता है जब हम अपने आप को ही तोड़ने लग जाते हैं, अपने देश को ही जो है तहस नहस करने लग जाते हैं। वो परिस्थिति बहुत दुखदायक परिस्थिति होती है और ऐसा परिस्थिति कभी ना आए, यही मेरी तमन्ना है। राष्ट्रीय समकालीन किसी भी ऐसे राष्ट्र के लिए अनिवार्य है जहां सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषागत, भौगोलिक विविधताएं हों। हमारे देश के लिए यह और भी अधिक अनिवार्य है, क्योंकि हमारे देश में भौगोलिक और भाषाई विभिन्नताएँ बहुत हैं, चाहे सामाजिक तौर पे हो, सांस्कृतिक तौर पे हो या धार्मिक हो, विभिन्नताएँ हैं। भारत एक विशाल देश है और हमारी जनसंख्या दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी जनसंख्या में से है। देखा जाए तो हमारा जो है जनसंख्या दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी जनसंख्या है और यहाँ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का आचरण होता है। यानी दुनिया में जितने भी धर्म फैले हुए हैं हर क्षेत्र में, सारे धर्म जो है भारत में ही मिलते हैं, जैसे हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख, फारसी। तो आप समझ सकते हो कि पूरे विश्व में जितने धर्म हैं वो सारे धर्म हमारे देश में ही मौजूद है। तो हमें मिलके ही बताना पड़ेगा पूरा विश्व को कि हम अलग धर्मों के बेशकली हैं, लेकिन हमारी पहचान भारतवासी का है और हम भारतीय हैं। क्या आप धर्मों की पहचान नीचे देखे चित्र में उनके प्रतीकों से कर सकते हैं? हम देखेंगे नीचे प्रतीक भी देखेंगे और जानेंगे भी कि क्या ये धर्म की परिभाषा बताता है। भारत में लोग 1000 से भी अधिक भाषा बोलते हैं। भारत में देखा जाए तो यहाँ 1000 से भी अधिक भाषा बोली जाती है। पहनावे, खान पान की आदत तथा सामाजिक रिवाज में भी बहुत अधिक विविधता देखने को मिला है। हर क्षेत्र में चले जाइए वहाँ तरह तरह की विविधताएँ पाई जाती है, तरह तरह के खान पान, पहनावे मिलते हैं। तो भारत तभी तो विभिन्नताओं भरा देश है। भौगोलिक दृष्टि से भी हमारे देश में विविधता है। देखा जाए तो भौगोलिक दृष्टि से भी आप सोचिएगा कि भौगोलिक दृष्टि से कैसे है, तो आपको मैं बता दूं ऐसी स्थिति मौसम से संबंधित भी है। आप देखोगे कि भारत में कहीं रेगिस्तान है तो कहीं बर्फ़ से ढका हुआ है, तो कहीं बरसात है, तो कहीं गर्मी है। तो समझ सकते हैं कि भारत में कितनी विभिन्नताएँ हैं, चाहे वो धर्म में हो, चाहे भाषा में हो, चाहे भौगोलिक दृष्टि से हो।
हर क्षेत्र में भारत जो है विभिन्नताओं का जो है अपने ऊपर रखा है, और ऐसा विभिन्नताएं आपको किसी भी देश में देखने को नहीं मिलेगा। कहते हैं किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ तो एक या तो बर्फीली क्षेत्र होगा या गर्मी या सर्दी वाला क्षेत्र होगा, लेकिन इतनी विभिन्नताएं कहीं भी आपको नज़र नहीं आएगी। और इन विविधताओं के बावजूद भारत एक राजनीतिक अस्तित्व है। हम लोगों को एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण एवं सह-अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है, तभी तो भारत अनेकता में एकता का रूप धारण करता है। लेकिन देखा गया है कुछ समय से भारत में अशांति बनी रही है, अशांति का जो दौर है चलती आ रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक जो है उल्लू सीधा करने का एक तरीका है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने भारतीय साथियों के धर्मों तथा उनकी संस्कृति का आदर करना पड़ता है। हमारे देश में बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण लोग हैं जो सभी धर्मों को सामान्य आदर करते हैं, सामान्य संस्कृति का आदर करते हैं, जो सही है। कहते हैं हम बेशक हमारे धर्म अलग हैं, लेकिन हमें इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए कि दूसरे धर्म के व्यक्ति भी बहुत सारे होते हैं और वो अपने धर्म को जो है बहुत ही निष्ठा प्रेम पूर्वक जो है आदर करते हैं। तो हमें दूसरे के धर्मों को जो है निरादर नहीं करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए। नहीं कुछ हो सके तो अपना सर झुका लेना चाहिए, क्योंकि उनको मानने वाले उनके बहुत से जो है अनुयायी होती हैं। यह तभी संभव है जब सभी सही अर्थों में राष्ट्रीय समीकरण साकार हो, और ये तभी होगा जब हर एक भारतीयों को जो है अपने देश के गौरव पे विश्वास हो और अपने देश के पे गौरव हो। राष्ट्रीय समीकरण हमारे राष्ट्र की सुरक्षा तथा इसके विकास के लिए भी आवश्यक है। देखिए, राष्ट्रीय जो समाकलन है वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा हर एक क्षेत्र में। कहते हैं राष्ट्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने देखा भी है कि राष्ट्र की सुरक्षा इन्हीं कारणों से जो है खंडित हुई है, और कई बार दंगे फसाद का जो है भारत में घर हो गई है। तो ये सही नहीं है, और ये रूल कहीं हद तक जो है राजनीतिक नेताओं के द्वारा ही जो है परवान चढ़ाई जाती है। तो ये गलत है। राजनीतिक नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि उनको लोगों ने उनकी भलाई के लिए उनको लेके आए हैं, न कि उनकी बुराई के लिए। तो ये उनकी समझ होनी ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सीट जीत लेना, पार्टी में बने रहना, ये मकसद किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर आप अच्छे कार्य करोगे तो लोग भी आपको अच्छा ही समझेंगे और सदैव आपको ही विजय बनाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे देश में कितने धर्म हैं, और इस सभी धर्मों के जो है चिन्ह आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, और ये चिन्ह से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत विभिन्नताओं भरा देश है और यहाँ कई धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी इन सब को मिल के जो है हम भारतीय बनते हैं। यानी यही भारत की पहचान है, और विश्व में भारतवासियों ने इस पहचान को खोया नहीं है। सभी देश हम पे गर्व करते हैं कि यहाँ पर इतनी अलग अलग धर्म होने के बावजूद भी हम सब एक हैं, और हम सब एक बन गए थे तभी यहाँ से अंग्रेज भाग गए थे। अगर हम एक नहीं बनते तो शायद आज भी हम गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए होते। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राष्ट्रीय आंदोलन तथा राष्ट्रीय समकालन। आपको ऐसे अवसर याद होंगे जब आपने पढ़ा था या आपसे कहा गया था कि प्राचीन युग में भारत देश था। ठीक है, प्राचीन युग में भारत एक देश था, जहाँ जिस भारत को हम आज देखते हैं वो प्राचीन युग से ही बना हुआ है। आप ये सोचते होंगे कि यहाँ पर सिर्फ आज धर्म बनी है, तो ये गलतफहमी में हो। कहते हैं हमारे देश में पहले से ही धर्म मौजूद थे, हर तरह के लोग रहते थे, लेकिन इसके अस्तित्व मात्र भौगोलिक रहा है, क्योंकि यह अनगिनत राजवाड़ों में विभाजित था उस समय, और उसमें संस्कृति समानताएं भी थी, किंतु यह आज की तरह एकीकृत तथा समकलित राष्ट्र नहीं था। ब्रिटिश शासन के दौरान पहली बार भारतीय प्रशासन दृष्टि संगठित हुआ। जब भारत में ब्रिटिश आए तो भारत में ब्रिटिशों ने प्रशासनिक दृष्टि से इसको बना दिया, और ब्रिटिश शासकों ने अनेकों राजवाड़ों पर कब्जा किया तथा अन्य पर जो है प्रक्षेप रूप से अपना शासन स्थापित किया। यानी अंग्रेज थे जिन्होंने राजवाड़ों को जो है अपना महत्वाकांक्षा का भेंट चढ़ा दिया। भारत का एक भौगोलिक तथा प्रशासनिक अस्तित्व कायम हुआ, किंतु लोगों में राष्ट्र की भावना तथा संवेदनशीलता नहीं थी। उस समय लोग ये नहीं समझते थे कि राष्ट्र की भावना क्या होती है, संवेदनशीलता क्या होती है, बल्कि ब्रिटिश शासकों को तो विभाजित करो
और शासन करो की नीतियाँ थी। वो चाहते थे कि भारत में उनकी जो है हमेशा बनी रहे, इसलिए वो जानते थे कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में अगर हम लड़ा देते हैं तो उनका जो है अस्तित्व बना रहेगा, और अंत में उन्होंने इसी नीतियों का ही अनुसरण किया। लेकिन तब तक वो नहीं समझ पाए कि भारतवासी जाग चुके थे और उनके दिए हुए ज्ञानों से समझ चुके थे कि आज़ादी क्या चीज़ होती है, और उन लोगों के प्रमुख रूप से हिंदू मुसलमानों में सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, और जिसके कारण आपको पता ही होगा कि भारत का बंटवारा का जो दुख सहना पड़ा, शायद विश्व में ऐसा कभी भी न हुआ हो। साथ ही यहाँ के लोगों की आर्थिक विकास की अपेक्षा ने देश को अधिक विभाजित कर दिया, क्योंकि देश जो है कई भागों में बट गया था, और भारत का बंटना कई मानने में सही नहीं था। उस समय पहली बार राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लोगों में राष्ट्र की भावना और संवेदनशीलता का संचार हुआ। यानी देखा जाए, जब अंग्रेज भारत में आए, जब अंग्रेजों कूटनीतियों का जो परवान चढ़ने लगा, तब पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत में राष्ट्र की भावना जो है जागी। राष्ट्रीय समीकरण की आवश्यकता महसूस की गई, और इस आंदोलन में विभिन्न क्षेत्रों, धर्मों, संस्कृतियों, समुदाय, जाति तथा पंथों के लोग एकजुट हुए ताकि ब्रिटिश सत्ता को भारत से निकाल फेंका जा सके। विशेष रूप से 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के नीचे देश के सभी भागों के लोग एक साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के भारत छोड़ो के लिए बाध्य कर दिया। क्योंकि कहा जाता है, देखिए, जब लोग समझदार बने तो 1885 में उन्होंने अपनी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने विभाजन करो और शोषण करो की नीतियों अपनाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन ने देश के लोगों में एकता को मजबूत करने पर बल दिया, और आंदोलन के नेतृत्व में समानता, स्वतंत्रता एवं पंथ निरपेक्षता एवं सामाजिक आर्थिक विकास पर अधिक बल दिया। यही कारण है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसके भारत के प्रमुख लक्षणों के रूप में स्वीकार किया गया। देखा जाए तो अंग्रेजों की कूटनीतियों के कारण भारत को बहुत से जो है दुख दर्द का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनका जो विचार था फूट डालो राज्य करो की नीति, वो कई मायने में सार्थक हुआ, क्योंकि लोग नहीं समझ पाए कि उनके चाल क्या था। जैसे आज के लोग नहीं समझ पाते हैं बड़े बड़े नेताओं के जो है चाल को, और उनके चालों में इस तरह से वो उलझ जाते हैं, बाद में उनको एहसास होता है कि ये तो रास्ता गलत था। मैं यही कहता हूँ कि आज आधुनिक युग है, समझने की बात है, सोचने की बात है, विचार करने की बात है, कि हम किसी के भी लालच और लोभ में न पड़ के हम जो है अपने आप को स्वतंत्र रखें। उसके पश्चात हमारे समक्ष है राष्ट्रीय समकालन और भारतीय संविधान। देखिए, जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो इसके समक्ष अनेक समस्याएं थी। कहते समस्या इतनी थी कि कहते हैं समस्याओं का सॉल्यूशन करना बहुत ही दुष्कर्म कार्य था। आप समझ सकते हो कि जो आजकल के नेता कर रहे होते हैं वो कुछ भी नहीं है। जो आज़ादी के समय नेताओं ने किया वो बहुत ही समझ वाले थे, सोच वाले थे, उन्होंने तभी कॉन्स्टिट्यूशन में हर बातों को जो है जिक्र किया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण आज देखा जाए तो वो सारी बातों को आज के समय में खंडन किया जा रहा है जो हमारे संविधान में लिखी गई है, और ये सब उन्हीं नेताओं के कारण ही हो रहा है जो सही नहीं है। कहते हैं जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसके समक्ष बहुत सी चुनौतियाँ थी। राष्ट्रीय समकालन तो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उसी समय देश को दो भागों, भारत और पाकिस्तान विभाजन भी हुआ था, और इस दौरान देश सबसे बुरे सांप्रदायिक दंगों के दौर से गुजरा था। इतनी भयंकर दंगे फसाद की गई थी जो आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और कुछ हद तक आज भी दंगे फसादों को जो है बड़े बड़े नेता लोग जो है प्रमाण चढ़ा रहे हैं। तो ये सही नहीं है। बहुत लोगों को शरणार्थियों की तरह उन क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में भागना पड़ा जहां वो पीढ़ियों से रह रहे थे। यानी आपने देखा होगा कि हिंदू कहते मुसलमान और सिखों की इतनी बड़ी मात्रा में जो है अदला बदली हुई थी जो अब तक इतिहास में हुआ ही नहीं कभी। कहते हैं ये बहुत दुखदायक परिस्थिति थी, और आपने कुछ फिल्मों और टेलीविज़न पर भी ऐसा दृश्य देखे होंगे। गदर फिल्म में इसके सारी दृश्य को जो है बहुत खूबी जो है बनाया गया है। आप देख सकते हो उसमें कितनी दुखदायक परिस्थितियों से जो है लोगों को गुजरना पड़ा।
ट्रेन में भर भर के लाशें भेजी जाती थी। हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता था। तो इतनी भयंकर दृश्य देख के किसी के भी रूहें खड़ा हो जाए। लेकिन कहते हैं ऐसी जो है सब अंग्रेज़ों की कूटनीतियों और कुछ नेताओं के अपनी महत्वाकांक्षा के कारण ये सब हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। भारत में एकता और अखंडता बनाए रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन कुछ लोगों के महत्वाकांक्षाओं के कारण जो है इसकी गलत ही भावना आती है। कहते हैं भारत की अखंडता एकता के जो दुश्मन हैं वो सदैव दुश्मन ही रहेंगे और भारत को तोड़ने वाले लोग कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। कहते हैं भारत की अगर पृष्ठभूमि के कारण भारतीय संविधान राष्ट्रीय अवलोकन में बहुत अधिक बल देता है और इसकी प्रस्तावना में ही राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यानी देखा जाए तो इसके प्रस्तावना में ही राष्ट्रीय एकता और अखंडता को एक प्रमुख उद्देश्य के रूप में शामिल किया है और यह भी प्रावधान किया गया है कि भारत की संप्रभुता तथा एकता एवं अखंडता की रक्षा करना तथा उन्हें अक्षुण्ण बनाए रखना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यानी देखा जाए तो भारत की संप्रभुता और एकता को अखंडता की रक्षा करना काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। संविधान देश की विविधता का आदर करते हुए देश की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने का भी प्रयास सदैव करते रहना होगा। इसलिए संविधान में एक मजबूत केंद्र वाली संघीय व्यवस्था का प्रावधान किया गया है और इसके विषय में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो हर एक वीडियो को अच्छे से समझिए, देखिए, तभी जो है आपको हर बात क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा, क्योंकि एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है और ये ज़रूरी है। तभी त्रिपाण स्टडी सेंटर हमेशा कहता है ना कि जब भी देखिए पूरी देखिए, अधूरी वीडियो बहुत खतरनाक होता है, यानी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पूरी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हर एक बातों को नहीं समझिएगा तो बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और ज़रूरी भी है। और आगे का टॉपिक हम अगले टॉपिक में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये टिप जो है वीडियो यहीं तक थी, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और शेयर करने कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अपने चैनल में अपने जो है मोबाइल पे अवश्य सेव कर लीजिए, क्योंकि सेव नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। और आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है 8th क्लास से लेके MA तक के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है चैनल है और सारे वीडियो आपको बेखूबी मिलेगा। तो सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।